बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन और टीआरई 4 के लिए हिंदी इंग्लिश की क्वालिफाई पेपर। खास तौर से इस वीडियो में फोकस हमारा रहेगा बीपीएससी एईडीओ, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के स्टूडेंट भी गौर तरीके से देखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके सिलेबस में जो है कठोरता टीआरई 4 में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी के प्रश्नों को देखेंगे। बीपीएससी एईडीओ में जो होगा दोस्तों, वह कुल मिलाकर के 30 जो है अंग्रेजी होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा और आपको 100% हर हाल में क्वालिफाई करने के लिए अंग्रेजी में भी 30% अंक अर्थात 9+ अंक आपको लाने ही होंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों, खास करके इस वीडियो में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, अतः हमारा सबसे ज्यादा फोकस साइनो और एंटोनिम्स पर रहने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द ऑब्डुरेट। याद रखेंगे, ऑब्डुरेट का साइनोनेम यानी कि समानार्थक शब्द आपको चुनने हैं। इसमें से सबसे तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्डुरेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑब्डुरेट का मतलब जो होता है वह होता है हट्ठी। याद रखेंगे, हट्ठी। अब रही बात कि हट्ठी का समानार्थक शब्द इसमें से कौन सा है, तो अब आपको सभी का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल लिखा है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है दोस्तों लचीला। याद रखेंगे, फ्लेक्सिबल का मतलब यहां पर लचीला लिख देते हैं हम। फिर इसके बाद है स्टबबर्न लिखा गया है। तो स्टबबर्न का मतलब होता है जिद्दी। याद रखेंगे, जिद्दी इसका मतलब होता है। उसके बाद है जेंटिल। तो जेंटिल का मतलब कोमल होता है। याद रखेंगे, उसके बाद आपके पास दिया है ऑबडिएंट। तो ऑबडिएंट का मतलब आज्ञाकारी होता है। याद रखेंगे, अब आपके पास सारे के सारे वर्ड्स का हिंदी मालूम है, तो ऐसे में आसानी पूर्वक आप इसका आंसर चुन लिए होंगे कि चूज द करेक्ट ऑफ द साइनोनेम ऑफ द ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट यानी हट्ठी का जो है समानार्थी अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑब्डुरेट माने हट्ठी, और जो स्टबबर्न लिखा हुआ है तो स्टबबर्न का मतलब जिद्दी होता है। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने इस आंसर को चुन लिया है। दोस्तों, ये तो मैं मदद कर रहा हूं जिसके हिसाब से आप आसानी पूर्वक इसको चुन पा रहे हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए दिया गया है। बस वीडियो में बने रहिए कि यह किस प्रकार से आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रश्न आपके पास है दूसरा नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें से जो है आइडेंटिफाई करनी है। ध्यान रखिएगा कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सही सेंटेंस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देख लीजिएगा, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। याद रखेंगे, उसके बाद न्यू V2 का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट नो द आंसर, वह आंसर को नहीं जानता है। मुझे लगता है दोस्तों कि डिड के साथ V1 का प्रयोग होगा जब निगेटिव सेंटेंस रहेंगे। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है निगेटिव वर्ड, आप निगेटिव सेंटेंस लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार है दोस्तों। अब इसमें एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द आपको इसमें चुनने हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा टफ अगर बीपीएससी एईडीओ का रहने वाला है तो वो है आपका हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर। हिंदी को छोड़ दीजिए, अंग्रेजी पर बेहद फोकस देने की आवश्यकता होगी। मैं बार बार बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से साइनोनिम और एंटोनिम्स पर फोकस करूंगा। चूज द एंटोनिम, उसके बाद लिखा गया है मैग्निमस। याद रखेंगे, मैग्निमस जो मैग्नेनिमस है, तो मैग्नेनिमस का जो एंटोनिम है, विपरीतार्थक शब्द उसमें से क्या होगा। सबसे तो पहले आपको जानना होगा कि ये मैग्नेनिमस का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मैग्नेनिमस का हिंदी अर्थ उदार होता है। अब रहेगी बात, इनका हमको ऑप्शन जानना होगा। उसके बाद यहां पर जेनेरस लिखा गया है, तो याद रखेंगे जेनेरस का मतलब भी उदार होता है। याद रखेंगे, तो ये तो साइनो में आ गया। काइंड बने दयालु होता है। याद रखेंगे, मीन का मतलब नीच होता है, नीच मतलब गिरा हुआ। नोबेल का मतलब जो होता है वो महान होता है, कुलीन होता है। आपको चुनना क्या है, उदार का विपरीत शब्द। तो मीन मतलब नीच यानी कि गिरा हुआ, यानी कि नीच स्वभाव का आदमी, कंजूस जिसको हम लोग बोलेंगे। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नेनिमस का जो एंटोनिम है वह हो जाएगा मीन। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके पास उपस्थित होगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप आसानी पूर्वक समझ जाइए। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक
आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। हार्डली डैश द ट्रेन अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। याद रखेंगे, कहता है प्रश्न कि यहाँ पर चौथा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। हार्डली द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द स्टार्टेड रेनिंग। तो याद रखेंगे इसमें आपको भरना है कि इसमें से कौन सा हैड, हैज, डिड या हैज। तो इसमें भरा जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएगा, यानी कि हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द स्टार्टेड रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। वन हु स्पीक्स लेस इन कॉल्ड। याद रखेंगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया गया है। वन हु स्पीक्स लेस इन इज कॉल्ड। तो कहता है कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसे डैश कहते हैं, यानी उसको किस नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, इसका मतलब जो लिखा गया है गैरोलस का मतलब होता है आपके पास बहुत अधिक बोलने वाला। वहीं पर टैक्सीटर्न का मतलब हुआ है, टैक्सीटर्न का मतलब जो होता है वो अल्पभाषी होता है। उसके बाद यहाँ पर बोइस्टियस का मतलब होता है जो आपको बता दें शोरगुल करने वाला, और जबकि यहाँ पर जो अंतिम नंबर वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। ऐसे में प्रश्न हो जाएगा कि वन हु स्पीक्स लेस इज कॉल्ड, जो कम बोलता है उसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको टैक्सीटर्न कहा जाता है। तो टैक्सीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहां पर वॉइस हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि इसमें से पैसिव वॉइस आपको चुनना है, जो कि दिया गया है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। याद रखेंगे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहां पर दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग ब्रिज का आपको पैसिव वॉइस चुन लेने हैं। तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। याद रखेंगे द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड निम्नलिखित में से क्या है। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वह करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच से करेक्ट चुनना है, जैसे कि दिया है ही सेड आई एम टायर्ड, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आठवें का ऑप्शन नंबर बी आपने चुना होगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। याद रखेंगे ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, यानी कि ही सेड आई एम टायर्ड का इसका आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इस यहां पर लिखा गया ऑब्क्यूटस। याद रखेंगे ऑब्क्यूटस का जो आपको करेक्ट मीनिंग चुनना है। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो वर्ड लिखा गया है ऑब्क्यूटस, तो ऑब्क्यूटस का मतलब क्या होता है। दोस्तों ऑब्क्यूटस का मतलब जो होता है यहाँ पर देशव्यापी होता है। यहाँ पर देखेंगे देशव्यापी, याद रखेंगे। अब रही बात कि इसका हम लोग को हिंदी आप लोग को देखना चाहिए। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। सर यहाँ पर प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब सभी जगह जो उपस्थित हो उसे कहेंगे। डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। और उसके बाद इनविजिबल, याद रखेंगे इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है। तो 90 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह जो है प्रेजेंट रहे उसी को देशव्यापी अर्थात ये ऑब्क्यूटस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप हमें कमेंट करके जरूर अंत में बताइएगा कि आप इस 30 प्रश्नों में से अंग्रेजी में कितने ईमानदारी पूर्वक सभी 1/4 का कट निकाल करके आप कितना सही कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश और आपके पास जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर है बीपीएससी एईडीओ का अगर आपका क्लियर हो जाए तो आप हमसे ई बुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उस ई बुक में पैसेज भी आपको पढ़ाया गया है और एक बहुत ही बेहतर ई बुक है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम्स देने वाले हैं तो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर ओपन स्टडी एरिया का जरूर ले लीजिएगा। नीचे ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उसे पीडीएफ ई बुक के रूप में आप परचेज कर सकते हैं। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं तो हमारी टीम ओपन स्टडी एरिया जीके जीएस 40 मार्क्स और हिंदी इंग्लिश की क्वालिफाई पेपर आपको देती है। आगे बढ़ते चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है। तो 10वें का सही आंसर यहां पर देखिएगा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वें का ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनेम ऑफ द कैंडिड। याद रखें कैंडिड का जो है एंटोनेम आपको चुनना है। तो फिर आ जाएगा कि कैंडिड का मतलब क्या होता है। दोस्तों कैंडिड का मतलब अस्पष्टवादी होता है। याद रखेंगे कैंडिड का मतलब पूछा जाएगा क्या होता है, तो कैंडिड का मतलब अस्पष्टवादी होता है। यहां पर इसमें पूछा गया है एंटोनेम यानी विपरीत शब्द। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, फ्रैंक का मतलब साफ सुथरा मतलब बोलने वाला। उसके बाद जो आपके पास डेसिटिफुल जो लिखा गया है, डेसिटफुल, याद रहेंगे डेसिटफुल जो लिखा गया है, इस डेसिटफुल का मतलब जो होता है कपटी होता है। याद रखेंगे कपटी। उसके बाद ओपन का मतलब खुला या स्पष्ट होता है। तो ऐसे में 11वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे कपटी। तो स्पष्टवादी का जो विपरीत वर्ड है वो कपटी होगा, जिसको हम लोग डेसिटफुल के नाम से जान रहे होंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको इसमें ब्लैंक पे भरना है। ही इज नॉट, देखेंगे एक्यूस्टोमेड लिखा गया है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है दोस्तों, याद रखिएगा। ही इज नॉट एक्यूस्टोमेड डैश स्पाइसी फूड। याद रखेंगे 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 यहां पर हो जाएगा। ही इज नॉट एक्यूस्टोमेड टू स्पाइसी फूड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है चूज द करेक्ट वर्ड। आपको सही वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड आपको चुनने हैं इसमें। याद रखेंगे प्रश्न है कि ही वाज पनिश्ड फॉर हिज डैश बिहेवियर। कहने का मतलब है कि उसे दंडित किया गया है, उसे किस प्रकार की अपनी उसे दंडित किया गया है उसके डैश व्यवहार के कारण। तो ही वाज पनिश्ड फॉर हिज डैश बिहेवियर, उसे जो है ये किया गया है, दंडित किया गया है उसके डैश बिहेवियर के वजह से। ऑप्शन है आपको कि यहां पर रेविलियस वजह से, उसके बाद रिविलियन की वजह से, रिवेल की वजह से, या फिर रिवेलिंग की वजह से। तो इसका मतलब विद्रोह होता है और इसका मतलब विद्रोही। तो किसी आदमी को इसके विद्रोही भाव की वजह से ही उसे दंडित किया जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है 14 नंबर कि चूज द साइनोनिम ऑफ द, देखेंगे लिखा गया है इफेमरल। याद रखेंगे इफेमरल का जो है आपको साइनोनिम चुनना है। तो अब रहेगी बात कि इफेमरल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 14 नंबर का ये इफेमरल का मतलब होता है अल्पकालिक। याद रखेंगे इसका मतलब होता है अल्पकालिक। तो अल्पकालिक का जो होगा वो क्या होगा, अल्पकालिक, थोड़े ही समय में चलने वाला। ऐसे में डायरेक्ट इसका आंसर दिखाई दे रहा है, शॉर्ट लिव्ड को ही अल्पकालिक के नाम से जानेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड, यानी कि अंडरलाइन किए गए वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चुनना है। बाय द वे यहां से अंडरलाइन हट गया है। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही आंसर आपको, सही करेक्ट सेंटेंस आपको चुनने की जरूरत है। लिखा गया है ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर ड्यूटी, जो कि आपको सही नहीं है। वहीं पर कहता है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज ड्यूटी, ये सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इनएस्क्यूटेबल, यानी कि जो आपको इनएस्क्यूटेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इनएस्क्यूटेबल का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो आपकी समझ से बाहर हो जाती है, यानी कि जो समझ से के बाहर हो। आगे बढ़ते चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स में भरना है ही इज सीनियर डैश मी इन एज। याद रखेंगे ही इज सीनियर डैश मी इन एज। याद रखेंगे वो मुझसे सीनियर है एज के मामले में देखा जाए तो सही प्रीपोजिशन इसमें भर देने हैं, और वो है 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहता है ही इज सीनियर टू मी इन एज, यानी कि टू इसमें प्रीपोजिशन सही से भरा जाएगा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप हमारा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर आप हमें ये अवगत कराइएगा कमेंट के माध्यम से। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्बोस। याद रखेंगे चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्बोस, ये 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वर्बोस का मतलब होता है वाचल। याद रखेंगे वाचल। अवाचल का जो एंटोनिम होगा, जो कम ही समय में सारा चीज अपना रख देता होगा, उसको बोलते हैं 19 का ऑप्शन नंबर सी। इसको कॉन्शियस का मतलब होता है संक्षिप्त। तो वर्बोस का मतलब होता है वाचल, मतलब बहुत विस्तार में बताने वाला, और कॉन्शियस का मतलब होता है यानी कि अल्प समय में थोड़े चीजों को यानी संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन कर देना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, या सही सेंटेंस आपको यहां पर चुनने की आवश्यकता है। तो सही सेंटेंस आपके पास दिया गया है जो कि ऑप्शंस में है, उसी में से हमको चुनना है। दिया गया यहां पर कि द साइन सेज द
Sceneries of the Kashmir are beautiful. The scenery of the Kashmir are beautiful और the scenery of the Kashmir is beautiful. तो सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर सी, the scenery of Kashmir is beautiful. ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द साइनोनिम ऑफ द प्रिंसियस। याद रहेंगे पर्निशियस लिखा गया है, पर्निशियस का आपको साइनोनिम चुनना है। तो जानना ही होगा कि पर्निशियस का सही जो हिंदी होता है वो क्या होता है। इसका हिंदी होता है हानिकारक। याद रखेंगे हानिकारक होता है। पर्निशियस का जो सही ये होता है हिंदी होता है उसको हानिकारक कहते हैं। और हार्मलेस का मतलब जो हानि नहीं पहुंचाता है। और बेनिफिशियल का मतलब होता है कि जो आपको लाभ पहुंचाता है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो ऐसे में यही प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा। जेंटिल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी ऑफ द एरर, आइडेंटिटी द एरर। आपको इसमें से एरर यानी कि इसमें से जो एरर दिया गया है, जो गलतियां दी गई हैं, उस हिसाब से आपको चुनना है। ही इंसिस्टेड टू गो देयर अलोन। याद रखेंगे यहां पर क्या प्रयोग होगा। तो यहां पर कौन सी मिस्टेक की गई है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में जो दोस्तों मिस्टेक की गई है कि इंस्टेड के जो इंस्टेड है उसके बदले में टू नहीं बल्कि मुझे लगता है कि यहां पर टू के स्थान पर ऑन होना चाहिए था। याद रखेंगे यहां पर टू मिस्टेक किया गया है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टू के स्थान पर ऑन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही सेंटेंस आपको चुनने की जरूरत है। तो सही सेंटेंस आपका क्या होगा वो देख लीजिएगा। पहला है कि आई प्रिपेयर टी देन कॉफी। देन का प्रयोग नहीं होगा। आई प्रिपेयर टी टू कॉफी। याद रखेंगे 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई प्रिपेयर टी टू कॉफी यानी मैं कॉफी से ज्यादा चाय को पसंद करता हूं। ये इसका सही सेंटेंस बनाया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंगफुल ऑफ द, जो यहां पर लिखा गया है अल्ट्रिस्टिक। याद रखेंगे अल्ट्रिस्टिक का आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है उसमें इसका जो हिंदी होगा अल्ट्रिस्टिक का, तो अल्ट्रिस्टिक का हिंदी हो जाएगा परोपकारी। याद रखेंगे परोपकारी। अब सोचना है कि इसमें सही आंसर क्या दिया गया है। तो परोपकारी जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों, यहां पर जेनेरस जो लिखा हुआ है इसका मतलब जेनेरस का मतलब उदार होता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से सही आर्टिकल आपको भरने की आवश्यकता है। याद रहेंगे चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल इसमें भरने हैं। तो कहता है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट में जो एन लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी ही इज एन ऑनेस्ट मैन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनेम ऑफ द, यानी कि मेटिकुलस का जो आपको एंटोनेम है वो चुनने की जरूरत है। तो अब ये जानना ये है कि मेटिकुलस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सूक्ष्म होता है। याद रखेंगे सूक्ष्म होता है। और इस सूक्ष्म के बदले में जो होगा सूक्ष्म, इसका आपको एंटोनिम चुनना है। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल नजर बनाए हुए होना। और दूसरा नंबर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा नेग्लिगेट। तो नेग्लिगेट का मतलब लापरवाह होता है। तो ऐसे में 26 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चुनना है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आप देखिएगा नाइदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे में याद रखिएगा यहां पर आर ना प्रयोग होकर के इज प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज द साइनोनेम ऑफ द ऑस्टियर। याद रहेंगे ऑस्टियर का आपको साइनोनेम चुनने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों कि ऑस्टियर का मतलब होता है सीधा साधा। और सीधा साधा का जो एंटोनेम साइनोनेम आपको चुनने हैं वो आपको हमें बताने की जरूरत है कि इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि रियल आंसर क्या हो रहा है। प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक, आपको सही आंसर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही वाज एक्यूज्ड थेफ्ट। याद रखेंगे ही वाज एक्यूज्ड थेफ्ट। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑफ इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 30वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अब्सोल्यूट। याद रखेंगे अब्सोल्यूट का आपको सही हिंदी चुनना है, यानी सही मीनिंग चुनने की आवश्यकता है। तो अब्सोल्यूट का जो आपके पास ये होगा हिंदी होगा वह अब्सोल्यूट का हिंदी मतलब होता है अप्रचलित। याद रखेंगे अप्रचलित। अप्रचलित का मतलब याद रखेंगे
आउटडेटेड यानी कि अप्रचलित, जिसका जो प्रचलन में नहीं हो, यानी कि अब उसका डेट खत्म हो गया हो, तो उसी को आउटडेटेड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन में कितने आप सही कर पा रहे हैं? क्या आप जो है 12-13 के ऊपर पूरे नेगेटिव वगैरह छांट करके हो पा रहा है या नहीं? आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। आइए कुछ प्रश्न हिंदी के भी देख लेते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं। आपको टोटल कंटेंट अगर चाहिए तो हमारा ये ई बुक ले लीजिए, उसमें सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। सूरज निकल आया वाक्य में सूरज कौन सा पद है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूरज एक प्रकार का संज्ञा है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। रामायण का कौन सा अलंकार है? 32 का ऑप्शन नंबर बी यमक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं खेलूंगा का काल कौन सा है? तो मैं खेलूंगा का काल 33 का ऑप्शन नंबर सी, यह एक भविष्यत काल है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, वह तेज दौड़ता है वाक्य में तेज कौन सा अव्यय है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, धन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो धन शब्द का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर बी धन जो होगा ये उसका ही जो है आपके पास तत्सम शब्द है। उसने मुझे एक किताब दी में मुझे कौन सा कारक है? उसने मुझे एक किताब दी में मुझे कौन सा कारक है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की चांद सी सुंदर मुखाकृति में कौन सा अलंकार है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपमा इसमें दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 का कि क से किस वर्ग के व्यंजन प्रारंभ होते हैं? याद रखें, क से किस वर्ग के व्यंजन प्रारंभ होते हैं? 38 का ऑप्शन नंबर बी, इससे कंठ वर्ण जो है स्टार्ट होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नदी बह रही है वाक्य में बह रही है किस प्रकार की क्रिया है? नदी बह रही है वाक्य में बह रही किस प्रकार की क्रिया है? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अकर्मक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द का समास क्या है? तो विद्यालय शब्द में 40 का ऑप्शन नंबर सी, यह जो है तत्पुरुष समास के रूप में जाना जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए आपको गद्यांश पढ़ना होगा और हिंदी में भी आपको एक पैराग्राफ आएगा जो कि हमारे ई बुक में दिया गया है, इसलिए आप उसे जरूर परचेज कर लें। गद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत गांवों का देश है, यहाँ की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की जड़ें गांवों में ही मिलती है। गांव में अभी भी पारस्परिक प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना जीवित है। यही कारण है कि गांव भारतीय जीवन का आधार माने जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर देखेंगे 41 नंबर भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? भारत को किस प्रकार का देश कहा जाता है? सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर सी, यह गांवों का देश कहलाता है गद्यांश के हिसाब से। भारतीय संस्कृति की जड़ें कहां पाई जाती है? तो भारतीय संस्कृति की जड़ें जो होती है वो दोस्तों गांवों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांवों में कौन सी भावना अधिक पाई जाती है? सही आंसर है गांवों में सबसे ज्यादा जो भावना पाई जाती है वह भावना होती है भाईचारे की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये सेशन आपको बेहतर लगेगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश पर मेरा ज्यादा फोकस था, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर के आए। आपसे निवेदन है कि हमें मोटिवेट रखिएगा, तो हम एक एक करके हर एक कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ।